हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम हॉस्टल वार्डन के तहत बाल मनोविज्ञान विषय में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके ऊपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन हम उसकी बात करेंगे। आंसर तो मैं बताऊंगी ही, जो भी एक संभावित उत्तर होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ होगा पूरा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई टीचिंग जॉब या जहां पे भी बाल मनोविज्ञान अ, आता है, तो जरूर ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें आंसर के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं हम। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं आपको बताऊंगी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज एक्सप्लेन्ड वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। निम्नांकित में से किसने बालकों में संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों को समझाया है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। बी एफ स्किनर, वोगोत्सी, ठीक है, वाइगॉत्स्की जिसे हम कहते हैं, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन। तो जो जीन पियाजे थे, ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और एक ना एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है जो जीन पियाजे से रिलेटेड हो, क्योंकि इन्होंने बहुत चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत काम किया है। तो एक ना एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता ही है, मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगर बात करें संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो आपको याद रखना है कि किसने इस पे वर्क किया था। जीन पियाजे ने इस पे वर्क किया था। आगे के और वीडियोस में अगर मैं सीटेट की तैयारी कराती हूँ या कुछ बाल मनोविज्ञान पे ही हम बात करेंगे, तो हम डिटेल्ड कि जीन पियाजे की क्या थ्योरी थी, उन्होंने क्या दिया था, वाइगॉत्स्की क्या कहते थे, है ना, एरिक एरिक्सन क्या था, इनसे रिलेटेड तो और एक क्वेश्चन पूछा भी है अभी नीचे, तो हम उस पे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी आपको सिर्फ मेन ये याद रखना है कि जहां संज्ञानात्मक विकास की बात की जाएगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाएगी बच्चों के, उस पे किसने वर्क किया था? जीन पियाजे। उन्होंने अलग अलग चरण बताए थे कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं उनके विकास के तहत। ठीक, जो एज में डिवाइड रहता है एज के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिक एरिक्सन, जैसे जस्ट अभी मैंने आपको बताया, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नांकित चरणों को, अब देखिए हॉस्टल वार्डन में ये जो ऐड हुआ है सब्जेक्ट, ये फर्स्ट टाइम था, तो इसमें एग्जैक्ट पता नहीं था कि किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, कितने डीप में आएगा या ऊपर ऊपर से पूछे जाएंगे, ये पता नहीं था। तो एक आइडिया हो जाता है अगली बार के लिए, आप समझिए, या कभी भी, कि किस टाइप का क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान के तहत पूछा जा सकता है। ये इससे अभी एक आइडिया हुआ है हमें, है ना। चलिए, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नांकित चरणों को उनके संगत द्वंद्व के साथ मिलान करना है आपको। मैच द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट विद देयर कोरोस्पॉन्डिंग कॉन्फ्लिक्ट। मतलब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संगत द्वंद्व, है ना, दो अलग अलग अपोजिट चीजें साथ में चलती है और एज के हिसाब से आपको उनको मिलाना है। ये किसके हिसाब से, किसने बताया था? एरिक एरिक्सन ने बताया था। तो देखिए, शैशव अवस्था, एक है प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर खेल आयु और शैली आयु। अब हम जब शैश अवस्था में रहते हैं, यानी इन्फेनेंसी पीरियड, ठीक है, जो ये हमारा कब होगा? 0 से लेके 1.5 वर्ष तक होगा। एरिक एरिक्सन के तहत हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 92 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको बता दिया था, 91 का सी है आपका ऑप्शन, जीन पियाजे। ठीक है, 92 का पहले हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब हम पहले एक्सप्लेनेशन भी कर लेते हैं इसका। देखिए 92 जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एरिक एरिक्सन, एरिक एरिक्सन क्या कहते थे? हाँ, जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है, यानी कि 0 से लेके, 0 से लेके 1.5 वर्ष तक, ठीक है, 0 से लेके 1.5 वर्ष तक, तब उसके अंदर जो फीलिंग आती है वो कैसी होती है? विश्वास बनाम अविश्वास का। विश्वास बनाम अविश्वास का। अब इसका क्या अर्थ है, ये देखिए, मतलब 0 से लेके, जब वो पैदा हुआ है वहां से लेके 1.5 वर्ष तक उसके अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा रहता है कि अगर उसको माता पिता से, उसके माता पिता से उसे भरपूर प्यार मिले, ठीक है, उसके पेरेंट्स उसे भरपूर प्यार मिलता है, उसको ऐसा सराउंडिंग मिलता है, तो वो कैसा फील करता है? उसमें किस प्रकार की भावना विकसित होती है? विश्वास की भावना विकसित होती है ना, कि खुद को लेके कि हाँ मैं, वो सिक्योर रहता है। उसके अंदर किस प्रकार की भावना रहती है? विश्वास की भावना। यानी 0 से 1.5 वर्ष में विश्वास की भावना विकसित होगी अगर उसे माता पिता से भरपूर प्यार मिलता है। लेकिन अगर वही उसे नहीं रहता, ठीक है, अगर उनके घर पे ऐसा माहौल नहीं है या माता पिता दोनों का प्यार नहीं मिलता है,
तो उसकी वजह से वो कैसा फील करते हैं, इनसेक्योर फील करते हैं, यानी कि अविश्वास की भावना उनके अंदर पनपती है। ठीक, तो इस समय पर इसलिए ये अपोजिट पूछा, द्वंद्व पूछा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होगा। उद्यमहीनता के अपोजिट है ना, पहल बनाम अपराध और विश्वास बनाम अविश्वास, एक दूसरे के अपोजिट। तो अगर कोई चीज उसे सही समय पर मिलती है, जैसे 0 से 1.5 वर्ष उसका किस पे बीतता है, विश्वास बनाम अविश्वास। अगर उसे माता पिता का भरपूर प्यार मिले तो उसके अंदर एक सिक्योर फीलिंग आती है ना, प्यार वाली फीलिंग आती है, विश्वास बनता है। और अगर उसमें वो भावना विकसित नहीं हुई है, अगर उसे भरपूर प्यार नहीं मिला है, तब वो क्या हो जाएगा, अविश्वास की भावना। तो किसमें ऐसा लिखा है कि शैशव जो अवस्था है उसमें, मतलब फर्स्ट का विस्फोट कहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वहीं पे लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब हम बी को देखेंगे, प्रारंभिक यानी अर्ली चाइल्डहुड, जब आप इन्फेनेंसी पीरियड से आगे बढ़ते हैं, यानी 1.5 से लेके 2 से 3 वर्ष तक। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे 1.5 से 1.5 वर्ष से लेके ढाई बोलिए आप, या 3 वर्ष तक बोल दीजिए। ठीक है, 3 वर्ष तक। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आएगा स्वायत्ता बनाम शर्म। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। देखिए, ये एक ऐसा वर्ष होता है जब बच्चा खुद से चीजें करने की कोशिश करता है ना। जो भी चीजें हैं, ये पहला स्टेज हो गया ए। दूसरा स्टेज हो गया 1.5 वर्ष से लेके 2 या 3 वर्ष की, अगर हम बात करते हैं, ढाई समझिए, 18 महीने आप बोल सकते हैं इसे, की शुरुआत उसकी होती है 1.5 वर्ष से। ठीक है। हम्म। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे बच्चा जो अपनी पसंद की चीजें हैं वो उसे खुद से करना सीखता है। ठीक, तो पहला था विश्वास और अविश्वास, इसमें क्या आ जाएगा, स्वायत्ता बनाम शर्म। क्यों भाई, क्योंकि देखिए स्वयं करना चाहता है बालक कई चीजों को। ठीक है, तो खुद से स्वयं से बालक जो है, खुद बच्चा क्या करना चाहता है, जैसे आपने उसको खाना खिलाया होगा तो आप देखेंगे कि 1.5 वर्ष से लेके 2 से 3 वर्ष में खुद चाहता है कि मैं ट्राई करूँ खाना खाने का, है ना। तो उसको खुद से खाना खाना, जो कपड़े है खुद से पहनना, उसे खुद से खाना, कपड़े पहनना, ये सब उसको मतलब अट्रैक्ट करता है, ये सारी चीजें उसे पसंद आती है। मतलब वो दूसरे पे डिपेंड अब कम होता है। ठीक है, दूसरे पे वो कम डिपेंड हो जाए, तो उसकी डिपेंडेंसी थी, किसी पे डिपेंड होने की जो क्षमता थी वो अब कम होती है, उसे वो चीज करने में मजा आता है। लेकिन अगर देखिए, अब अगर उसे वो चीज करने मिले, ठीक है, कई माता पिता होते हैं ना, फ्री छोड़ते हैं कि हाँ, बच्चा अपनी एज के हिसाब से डेवलप हो, तो उस समय पर उसके पास क्या रहेगा, स्वायत्ता, यानी मैं खुद से अपनी चीजों को करूँ, उसको उसमें मजा आता है। लेकिन अगर उसी समय पर अगर माता पिता सख्त हो, या उसे एकदम से डांट दिया, अगर वो खुद भी कुछ करना चाह रहा है, खुद से खाना चाह रहा है, टोक देते हैं, डांट देते हैं, कपड़े पहनना चाह रहा है, नहाना चाह रहा है, खुद से कुछ करता है, तो उसे डांट दे, मार दे। ठीक है, तो उसे क्या होता है, उस समय पर उसके ऊपर, अपने ऊपर उसे लज्जा की भावना आती है, शक की भावना आती है कि अच्छा मैं नहीं कर सकता, बंधा हुआ हूं। तो इस समय पे क्या, उसको शर्म आती है। ठीक है, अगर डांट पड़े, मार पड़ जाए, तो उसको खुद पे कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, लज्जा, शक या शर्म की भावना आती है। ठीक है, ये हम किसी की थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक, जैसे कि अलग अलग थ्योरी दी गई है, तो हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो जो बी है, 1.5 से 2 या 3 वर्ष, उसमें क्या आता है, स्वायत्ता बनाम शर्म। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बी का वन है ना, बी का वन, प्रारंभिक बाल अवस्था ये हो गया। शैशव अवस्था में क्या हो गया, विश्वास बनाम। अब हम खेल आयु की बात करते हैं, तो खेल आयु कब चलेगी, जब वो बच्चा खेल रहा है, यानी 3 से 6 वर्ष तक जो खेल आयु है, ये यहाँ पे चलेगी। ठीक है, खेल आयु, इसमें क्या होता है, पहल बनाम दोष, पहल बनाम दोष। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, पहल बनाम दोष। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया, विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ट्रस्ट और मिसट्रस्ट हो जाता है। दूसरा है स्वायत्ता बनाम शर्म, लज्जा, शक। ठीक है, जब वो सख्त माता पिता मिले तो डांट देते हैं, तो उसके अंदर शक का अनुभव। अब तीसरा है पहल बनाम दोष, जिसमें इंग्लिश में कह सकती हूँ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट में देख लूं। हाँ, ये पहल बनाम अपराध, थर्ड, खेल का सी का थ्री। ठीक है, यानी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो मैंने बताया। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जब बच्चे में समझने की क्षमता थोड़ी और विकसित होती है। अभी तक वो हमने क्या पढ़ा कि 1.5 से 3 वर्ष तक, अब हम पढ़ रहे हैं 3 से 6 वर्ष तक। तो यहाँ पे आप खुद देख रहे होंगे कि अब बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी जो है ना, वो बढ़ती जाती है और ज्यादा, जो उत्सुकता है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है। उत्सुकता बोलिए, क्यूरोसिटी बोलिए, ठीक है, ये और बढ़ती है अब पहले से। तो इसमें जो उसकी सोचने और समझने की क्षमता है वो थोड़ा और विकसित होती है, क्यूरोसिटी इसीलिए बढ़ जाती है, हर चीजों को वो सीखना चाहता है, वो और ज्यादा उत्सुक होता है, क्वेश्चन पूछता है, हर चीज जानना चाहता है। तो उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है, कई चीजों को पूछता है। ठीक,
क्योंकि वो उत्सुक हो चुका है। ठीक, अब अगर उत्सुकता को अगर हम डांट के दबा दे तो उसके अंदर किस प्रकार की भावना आएगी, दोष की भावना आएगी, यानी गिल्ट होगा। लेकिन अगर उसी तरह जो वो उत्सुक है उसकी हम उत्सुकता को, क्यूरोसिटी को शांत करते हैं, समझाते हैं, तो उसके अंदर क्या आएगा, इनिशिएटिव लेना, इनिशिएटिव लेना। ठीक है, पहल करना, क्योंकि वो पहल करता है। अगर माँ बाप प्यार से समझाते हैं, चीजों को हैंडल करते हैं, तो वो पहल करता है किसी चीज को। लेकिन अगर उसे दबा देते हैं, उसकी उत्सुकता को डांट देते हैं, तो उसके अंदर कैसी भावना आएगी, दोष की भावना आएगी, यानी गिल्ट की भावना उत्पन्न होने लगती है। ठीक, और लास्ट है आपका उद्यम बनाम हीनता। अब ये आखिरी आ गया, उद्यम बनाम हीनता टू। डी का टू देखिए, शैल्य आयु, डी का टू। ठीक है, स्कूल एज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो ये स्कूल एज है, ये मतलब यहाँ पे अब बच्चा जाता है स्कूल, तो वहां पे उसे क्या सीखना है, उद्यम बनाम हीनता, यानी कि वो मेहनत करता है, वो अलग अलग चीजों में एक्टिव है, लोगों से घुलता मिलता है। तो अब उसका जो एक एरिया था, सराउंडिंग था, वो चेंज हो गया है ना। वो क्या कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, चीजों को सीख रहा है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो, चाहे कोई एक्टिविटी कर रहा हो, चाहे डांस में हो, चाहे सिंगिंग में हो, तो उसको कई प्रकार का एक्सपोजर मिलता है। तो ये हो जाता है उद्यम। एरिक एरिक्सन के जो 4 स्टेजेस हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने बात कर लिया। तो आपको याद रखना है, शैश अवस्था में क्या हुआ था, विश्वास मिला था उसे बच्चे, और अगर जस्ट अपोजिट, अगर नहीं मिलता है माता पिता का प्यार, तो अविश्वास। तो आप फर्स्ट याद रखिए, सेकंड उसके अपोजिट हो जाएगा। प्रारंभिक यानी अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, यानी कि खुद से वो अब खुद से काम करना चाहता है, तो अगर उसे मिलता है वो माहौल, तो फिर ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, और नहीं तो फिर शर्म आएगी अगर डांट पड़ जाए। तो खेल आयु है, तो पहल बनाम अपराध, क्योंकि क्यूरोसिटी बढ़ गई है उसकी, जानने की चीजों को, है ना। तो अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं तो वो पहल करता है, नहीं तो अपराध बोध फील करता है। शैली आयु उद्यम बनाम हीनता। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए था वो आपका उत्तर था। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। ये वीडियो लेट आ रहा है, डिले आ रहा है, उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन अभी तबीयत मेरी टाइफाइड था, लगातार ये कंटिन्यू चला, इसलिए बहुत डिले हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 93। जानकारी की साझाकरण गोपनीयता, निजता एवं विशेषीकृत संवाद के रूप में विभाजित किया जाता है। अब देखिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग में भी ब्रोकन इनटू कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी एंड प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। मतलब हम जो भी किसी से बातचीत करें, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको हम किस किस चीजों में बांट सकते हैं कि वो गोपनीय रहे, निजता यानी प्राइवेसी, और विशेषकृत संवाद के रूप में हम विभाजित कर सकते हैं। अब कथन क्या है, गोपनीयता परामर्शदाता का महत्वपूर्ण पहलू एवं नैतिक कर्तव्य है। अब देखिए, गोपनीयता, ये तो आप कॉमन सी बात है, आप कॉमन सेंस अगर यूज करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि देखिए, जो परामर्श देता है ना, जब भी हम एक चीज है जो लास्ट आपका था काउंसलिंग, है ना, काउंसलिंग बोला चैप्टर आपका बच गया था, वो मैं नहीं पढ़ा पाई थी, निर्देशन एवं परामर्श। तो निर्देशन क्या होता है, आप सबको समूह में दे सकते हैं निर्देशन, ठीक है, आप बता सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, किसी को गाइडेंस दे सकते हैं, ये होता है निर्देशन। पर काउंसलिंग क्या होती है, परामर्श क्या होती है, परामर्श आप किसी को इंडिविजुअल देते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर देते हैं, और निर्देशन तो ओवरऑल किसी भी चीज पे कोई भी दे सकता है, लेकिन काउंसलिंग जो है वो एक ट्रेंड व्यक्ति ही देता है और किसी को इंडिविजुअल ही देता है। ठीक, तो अगर परामर्शदाता की हम बात करें, जो काउंसलर है, उसका कर्तव्य क्या है, नैतिक कर्तव्य क्या है, उसका नैतिक कर्तव्य वही कि वो जिस भी लोग से बात कर रहा है, जिसकी भी प्रॉब्लम को वो सुन रहा है, उसके उसके लिए क्या वो उपयोग करे, गोपनीयता रखे, है ना। तो गोपनीयता क्या है, उसका कर्तव्य कौन, एक महत्वपूर्ण पहलू भी है, प्लस एक नैतिक कर्तव्य भी है कि वो किसी तीसरे पर्सन को जाके उसके बारे में नहीं बता सकता। तभी कोई पर्सन उससे अपनी जो मन की चीजें हैं, हम काउंसलर के पास अगर जाते हैं तो हर चीज बात कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं उसका ये नैतिक कर्तव्य है और वो उस चीज को किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताएगा, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, कथन सही है। अब आप कारण देखिए, गोपनीयता परामर्शी को सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनाधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रहेगी और वे सुरक्षित एवं समर्थित अनुभव करते हैं। बिल्कुल, कॉन्फिडेंशियलिटी ये इंश्योर करता है कि जो क्लाइंट था उसके पास इंफॉर्मेशन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर एंड दे फील सेफ एंड सपोर्टेड। ऑब्वियसली ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हम जिसके पास जा रहे हैं, जो क्लाइंट है, उसको सेफ और सपोर्ट फील कराना है। ठीक, तो यानी कि कथन भी सही है इसका बिल्कुल, और कारण भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि जो असर्शन है और जो उसका कारण है, रीजन है, वो दोनों सत्य है, और जो रीजन है वही उसका उचित स्पष्टीकरण भी है। ठीक, 94 देखिए, ये क्वेश्चन तो हमने डायरेक्ट कवर किया था कि रचनात्मक चिंतन के प्रारंभिक चरणों में से कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित रहते हैं। रचनात्मक चिंतन मतलब क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग में क्या क्या चीजें
उसके चरण में आती है, उसके प्रोसेस में आती है। तो देखिए क्रिएटिव थिंकिंग में ओरिएंटेशन नहीं होता, यानी उन्मुखता जो लिखा है ना ये नहीं होता। बाकी प्रिपरेशन बिल्कुल जरूरी है, जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तैयारी मतलब कि कौन सा स्टेज हो गया, देखिए सबसे पहले ओरिएंटेशन नहीं है। अब क्रिएटिव थिंकिंग के प्रारंभिक चरण मतलब देखिए क्रिएटिव थिंकिंग, आप कोई पोएट हैं, कवि हैं, कोई कहानीकार हैं, ठीक है, कहानी लिखते हैं या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, पेंटर हैं, किसी भी प्रकार का आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग है, तो क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। जो एक रफ स्टेप्स होते हैं, बेसिक आइडियाज, वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम तैयारी करते हैं, यानी प्रिपरेशन रहता है। फर्स्ट स्टेज प्रिपरेशन रहता है। इसमें आप क्या करते हैं, प्रिपरेशन वो स्टेज है, देखिए 4 स्टेजेस होते हैं, मैं लिख लेती हूँ इंग्लिश हिंदी में। प्रिपरेशन सबसे पहला, दूसरा इनक्यूबेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा है इल्यूमिनेशन जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ओरिएंटेशन की जगह वो रहता है, और चौथा है आपका वेरिफिकेशन। ठीक है, ये स्टेजेस रहते हैं, यानी तैयारी, उद्भवन, उसके बाद इल्यूमिनेशन आता है, फिर सत्यापन आता है, यानी वेरिफिकेशन। अब देखिए प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन वो स्टेज जो सबसे पहला स्टेज रहता है, और ये किसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट किसी न किसी के हिसाब से दिया रहता है। तो ग्राहम वाल्स ने इसको बताया था, इस चीज को, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि पहला स्टेज क्या है, प्रिपरेशन का, प्रिपेयर करना, तैयारी करना किसी चीज की, ठीक है। तैयारी मतलब कोई क्रिएटिव थिंकर है तो सबसे पहले क्या करेगा, तैयारी करेगा। क्या क्या रिसोर्स उसके पास उपलब्ध हैं, क्या क्या डेटा, क्या क्या चीजें उसके पास अवेलेबल है, वो उस चीज को देखेगा। तो डेटा को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन, ये हो जाएगा प्रिपरेशन। नॉलेज, क्या क्या चीज उसको पहले से पता थी, वो ये देखेगा। और रिसोर्स, क्या क्या रिसोर्स जिससे वो कुछ नया चीज बना सके। तो पहला तैयारी हो गया। दूसरा है इनक्यूबेशन, ठीक है। अब इनक्यूबेशन जिसको हम बोलते हैं उद्भवन, यानी जस्ट ये अगला स्टेप रहता है। प्रिपरेशन तो हो गया, अब इनक्यूबेशन मतलब आप उसके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है ना, बहुत आपके पास जो भी रिसोर्स है, अब मैं उसको किस प्रकार से यूज करूं, आप उस थिंकिंग में चले जाते हैं। अलग अलग आइडियाज आपको आते रहते हैं। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है वो आपका है इल्यूमिनेशन, मतलब यहाँ पे आपको वो आइडिया स्ट्राइक हो जाता है एकदम से कि अच्छा अब मुझे समझ में आया, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो ये तैयारी है, मतलब रिसोर्स को जुटाना। ये आप उस स्टेज में चले जाते हैं जहां आप सोचते हैं, समझते हैं चीजों को कि किस प्रकार से किन चीजों को अरेंज किया जाए। इल्यूमिनेशन मतलब वो एक इंग्लिश में एक वर्ड है आहा करके, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है इल्यूमिनेशन के लिए। मतलब इस टाइम पे आपको आइडिया स्ट्राइक हो गया पूरा, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट आप इतने समझ रहे थे, सोच रहे थे, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से अब आ गया, समझ में इमर्ज हो गया। और लास्ट है फिर आपका वेरिफिकेशन, यानी जो आपने सोचा है क्या वो सही है, उसकी जांच करना, ठीक है, उसकी जांच करना, रिजल्ट में बदलना। फिर यहाँ पे आइडिया जो आया है जब वो रिजल्ट में बदलेगा, उसकी जांच करना, ये मतलब लास्ट प्रोसेस है आपका वेरिफिकेशन। तो ये आपका ओरिएंटेशन आंसर नहीं है। तो बी, सी और डी कहाँ लिखा हुआ है, बी, सी एवं डी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 94 का, सॉरी इसमें क्या पूछ रहा है, सम्मिलित रहते हैं 94 में क्या क्या रहते हैं, देखिए तैयारी, प्रिपरेशन, बी, सी और डी, केवल बी, सी, डी, ठीक है। 94 का उन्मुखता नहीं होती है, ठीक। तो अगर इसमें पूछा जाता है कि रचनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग के प्रारंभिक चरणों में से कौन से चरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन रहता है ए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए जहां नहीं दिया हुआ है वो आपको लिखना है 94 का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी डायरेक्ट डायरेक्ट हमारे उसमें से आया था। देखिए बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तित्व भिन्नता के आधार क्या है। आपको शायद याद भी होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, यानी कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो 95 का बी हो जाएगा कि जो व्यक्तित्व भिन्नता है वो किस पे निर्धारित रहती है, क्या उसका आधार है। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, हेरिडिटी तो है ही, अनुवांशिकता है ना, लेकिन आपका जो इन्वायरमेंट मिला है उसी पे फलता फूलता है आपका व्यक्तित्व, ठीक। जो पर्सनैलिटी है आपकी, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है बाकी लोगों से आप क्यों अलग है, वो किस पे डिपेंड करता है। एक तो हेरिडिटी, ठीक है, जो आपकी जन्मजात है, और दूसरा इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण जो आप निरंतर विकसित करते हैं, ठीक। तो 95 का बी। नाउ 96, फ्रॉयड के अनुसार मनोयौनिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि एवं मातृ मनोग्रंथि विशेषीकृत है। अभी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, और जब बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे ना तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा इसका आंसर है। तो 96 का सी जो है लैंगिक अवस्था, वो आपका उत्तर होगा। क्यों होगा मैं डिस्कस करूंगी अभी। 97 अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, जो हमने पढ़ा निर्देशन एवं
काउंसलिंग, ये जो था आपका दो दो टॉपिक थे जिसमें उसी में का है, ठीक है। एक निर्देशन से रिलेटेड आ गया, एक परामर्श से रिलेटेड ऊपर था, ये निर्देशन है। निर्देशन जो आप सबको एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग हमेशा इंडिविजुअल ही दिया जाता है। अब निर्देशन प्रक्रिया के निम्नांकित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब बस आपको, अगर आपने नहीं भी पढ़ा था तब भी शायद आपसे बन गया होगा, क्योंकि इसमें आप निर्देशन, आप किसी को निर्देशित कर रहे हैं, आप पूरी क्लास को अगर कुछ समझा रहे हैं या कभी भी, ठीक है, निर्देशित कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, लोगों को, तो क्या क्या क्रम आपके पास होना चाहिए सही। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है हम वो एक बार देख लेते हैं। जानकारी का संग्रहण, फॉलो अप, अनुवर्तन, आवश्यकताओं की पहचान, जानकारी प्रदान करना और निर्देशन का प्रतिपादन। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है, आवश्यकताओं की पहचान। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, जब भी आप किसी को निर्देशन दे रहे हैं, यानी आपके पास पता होने चाहिए कि क्या क्या नीड है, आइडेंटिफाइंग द नीड। वो सामने वाले जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, लोग हैं, उनकी क्या जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से तो आप उनको निर्देशन देंगे। आप कुछ और बोल रहे हैं, उनको उस चीज की जरूरत है नहीं है, उनको जानकारी चाहिए ही नहीं, तो ये तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो पहले, सबसे पहले आपको उनकी जो जरूरत है, आवश्यकता है, उनकी पहचान करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो किसमें पहले दिया हुआ है वो आप देख लीजिए, तो डी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी के बाद यहाँ पे लिखा है ए, पढ़ लेते क्या है, जानकारी का संग्रहण। जब आप आवश्यकताओं की पहचान आपको हो गई है कि अच्छा, जो ग्रुप ऑफ पीपल के जो लोग थे जिनको मैं निर्देशन दूंगा, उनको किस चीज की जरूरत है, तो अब आप जानकारी का संग्रहण करेंगे। आप जो उनको निर्देशन देने वाले हैं उसकी जानकारी, क्या क्या चीज आप बताएंगे, है ना, वो चीज संग्रहण करके आप रख लेते, संग्रहित करके। ठीक, तो चलिए ए भी हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निर्देशन का प्रतिपादन यानी रेंडरिंग गाइडेंस देना, ठीक है, उस चीज को स्टार्ट करना, ठीक है, उस रेंडरिंग करना मतलब। ठीक, चौथा देखिए ई, सॉरी डी था, जानकारी प्रदान करना। जानकारी प्रदान करना, स्टार्ट करना, वही जो जानकारी है उसको आप दे देना, है ना, जानकारी को प्रदान करना, देते जाना। अब निर्देशन का प्रतिपादन, फॉर रेंडरिंग गाइडेंस। गाइडेंस मतलब एक एक से, अब आप समझ में आया कि नहीं उसे, ठीक है, उनको गाइडेंस के तौर पे अब स्टार्ट करेंगे लेना। पहले आपने सबको जानकारी दे दी, अब आप एक एक से पूछ लेंगे कि अच्छा आपको समझ में आया कि नहीं, है ना, इस टाइप का। और लास्ट हो जाएगा आपका फॉलो अप, अनुवर्तन। फॉलो अप तो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है कभी भी। फॉलो अप करना मतलब क्या क्या, वापस से क्या क्या चीजें उनको समझ में आई कि नहीं, उस चीज को वेरीफाई करना, फॉलो अप करना बाद में, या तो उनसे पूछ के या तो उनको काम को करके, जो आपने बोला था उनको, है ना, फॉलो अप हो रहा है कि नहीं। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, होता है ना, पूरा प्रोसेस हो जाए तो हम बोलते हैं एक फॉलो अप के लिए आ जाइएगा, मतलब एक बाद में चेकिंग के लिए आ जाइएगा। तो 97 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए 98, बहुबुद्धि का सिद्धांत सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बहुबुद्धि, अलग अलग मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इंटेलिजेंस थ्योरी में अलग अलग हमने पढ़ा था, ठीक है, हालांकि बहुबुद्धि के अंदर हमने डिटेल बात नहीं की थी, लेकिन इंटेलिजेंस थ्योरी जो दी गई थी उसमें अलग अलग था कि बहुबुद्धि, जैसे यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एक से ज्यादा। बहु मतलब आप खुद समझ सकते हैं, एक से ज्यादा। ठीक, चलिए, तो इस सिद्धांत को किसने बनाया था भाई। देखिए अलग अलग क्या होता है, जब हम व्यक्तित्व की अवधारणा हमने पढ़े थे, पर्सनैलिटी के बारे में हमने बात की थी, तब हमने इसके बारे में देखा था कि किस किस प्रकार की बुद्धि होती है लोगों की, अलग अलग, है ना। चलिए, अब सी स्पीयरमैन, एल थर्नस्टन, आर कैटल और एच गार्डनर। तो एच गार्डनर जो है 98th का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक, बहुबुद्धि की अगर बात की जाएगी तब हम किसके बारे में बात करेंगे, एच गार्डनर ने दिया था। क्या बोला था इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, और बाकी जो भी थ्योरिस्ट थे जिन्होंने बताया था, वो या तो एक एक के बारे में बात करते थे कि आपके इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, कोई बोलता था दो चीज जिम्मेदार है, लेकिन इन्होंने कहा था कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी होता है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक चीज जिम्मेदार नहीं होती है इंसान के इंटेलिजेंस के लिए। किसने कहा था, एच गार्डनर ने कहा था। ठीक, उन्होंने बोला था, उन्होंने ये इसे कब दिया था, 1983 में दिया था। उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, इसीलिए से कहा गया कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने कहा कि अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं, इनके हिसाब से टोटल 8 इंटेलिजेंस थे जो बाद में जाके 9 हो गए, मतलब ये अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस हैं। ठीक, तो हर व्यक्ति में जरूरी नहीं कि सिर्फ कोई एक इंटेलिजेंस थ्योरी हो और उसी से वो व्यक्ति इंटेलिजेंट कहलाए। अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस थ्योरी होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं, और हर व्यक्ति में टोटल 9 है ना, और हर व्यक्ति
व्यक्ति में अलग एक दूसरे से जब वो भिन्न है तो उनका जो इंटेलिजेंस है वो भी भिन्न होता है। जरूरी नहीं कोई इंसान एक चीज में अगर इंटेलिजेंट है तो वो दूसरे चीज में भी सेम हो, या अगर एक चीज में नहीं है तो दूसरी चीज में भी इंटेलिजेंट ना हो, ये जरूरी नहीं है। हर किसी के पास एक ना एक एबिलिटी होती है इन 9 में से कि एक इंटेलिजेंस उसके पास हो। कोई एक फील्ड में वीक होगा तो कोई उसी दूसरे फील्ड में स्ट्रांग होगा, है ना। तो हर व्यक्ति अलग अलग, इसीलिए बोला गया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बोलने का स्किल है, हो सकता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो लेकिन बोल बहुत अच्छा रहता है, वक्ता बहुत अच्छा हो, तो वो उस चीज में आगे बढ़ सकता है। तो बहुबुद्धि, केवल एक बुद्धि के आधार पे आप उसे नहीं बोल सकते कि व्यक्ति इंटेलिजेंट है, अलग अलग चीजें इसमें लगती है। ठीक, चलिए, इसे हमने कहा था बहुबुद्धि का सिद्धांत, और ये दिया किसने था, एच गार्डनर ने। ठीक, एक होता है सिंगल फैक्टर एक तत्व सिद्धांत, टू फैक्टर द्विकारक, ऐसे अलग अलग बुद्धि के दो फैक्टर है उन्होंने कहा था। ये सब थ्योरीज है, ठीक है। आईक्यू वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। मल्टी फैक्टर यानी कि बहुकारक होते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में विशेषीकृत आवश्यकता वाले बालक एवं नियतिक, देखिए विषय मैंने हमने पढ़ा था ना कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं वो, और एक नियमित जो रेगुलर बच्चे हैं, उनके लिए प्रमुख रणनीति की पहचान कीजिए। मतलब जो दोनों के लिए प्रमुख रणनीति हो, दोनों को लेकर चलने की जो नीति है उसमें ये इंपॉर्टेंट हो। ठीक, आइडेंटिफाई द मेन स्ट्रेटेजीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड रेगुलर स्टूडेंट। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन हमने पढ़ा था, सबको साथ लेके चलना है, एक ही क्लासरूम में होना चाहिए, एक ही स्कूल में होना चाहिए, कवर है ना, सब बच्चे साथ रहें, ग्रो करें, एक दूसरे के साथ डेवलप करे, ये हमने पढ़ा था। अब उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए जो, ताकि वो दोनों साथ में, रेगुलर जो बच्चे हैं वो भी और स्पेशल नीड वाले भी हों। तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसको रब कर देती हूँ मैं सबको। हाँ, ऑप्शन आपको लिखा है सबसे पहला, न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण यानी कि लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट बिल्कुल सही बात है। दूसरा, मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीमिंग। तीसरा है कार्यक्रमित अधिगम यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग। और चौथा है पूर्ण समावेशन, फुल इंक्लूजन। तो सबसे पहले इंक्लूजन के अंदर तो पूर्ण समावेशन बिल्कुल आएगा। ठीक, आएगा। क्यों भाई, क्योंकि देखिए हाँ, पूर्ण समावेशन इसका मतलब ही क्या होता है, इंक्लूजन। मैंने आपको बताया था ना, इंक्लूजन, यही तो अंतर है, इंक्लूजन इंक्लूजन। हाँ, यही अंतर है। जब हमने पढ़ा था कि पूर्ण समावेशन होना चाहिए, मतलब आप ये नहीं करेंगे कि स्कूल तो एक हो लेकिन आप बच्चे को अलग अलग कर दे, वो नहीं कहलाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। मैंने आपको बताया था कि एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन से किस प्रकार से इंक्लूजन अलग है। एकीकृत में रेगुलर क्लासरूम में एजुकेशन देते हैं लेकिन पार्ट टाइम विथड्रॉ करते हैं, मतलब बच्चों को हम अलग कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और उनको स्पेशल अटेंशन देते हैं, ये इंटीग्रेटेड है। और इंक्लूजन क्या है, एक ही क्लासरूम में बच्चों को सेपरेट नहीं करना है भाई, एक ही क्लासरूम में उनको रेगुलर क्लास में ही सारा सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो पूर्ण समावेशन होना चाहिए पहली चीज तो, कि अगर वो हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो डी तो हो गई। तो जहां डी नहीं दिया इसको कट कर दीजिए, इन तीनों में नहीं दिया हुआ है ना, सी, सी इसका उत्तर हो गया। आगे और बात करते हैं। न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण, बंधात्मक वातावरण यानी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव। ऑब्वियसली अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो बच्चा मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उसमें प्रतिबंधित लगा देंगे कि आप ये प्रतिबंधित कर देंगे, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, तो बच्चा कैसे, जो स्पेशल नीड वाले हैं वो तो और नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो इसलिए लीस्ट जितना हो सके एकदम न्यूनतम, आपको बिल्कुल उसको रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट नहीं बनाना है। तो ए भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए। मुख्य धारा से जोड़ना बिल्कुल सही बात है, मुख्य धारा से जोड़ेंगे तभी तो, क्योंकि यही तो अंतर है इंटीग्रेटेड और इंक्लूजन में। ये मुख्य धारा था और इसके अगला वाला स्टेप इंक्लूजन है। ठीक है, तो मुख्य धारा से हमको मेन स्ट्रीमिंग से तो जोड़ना ही है, जो पढ़ाई है वो सबके लिए उनको उसी धारा पे लेके चलना है। तो ए बी और डी होगा। जो प्रोग्राम्ड लर्निंग है वो नहीं होगा, प्रोग्राम्ड लर्निंग की जरूरत नहीं है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव हो और मेन स्ट्रीमिंग और मुख्य धारा से जुड़े पूरी तरीके से समावेशन हो, फुल इंक्लूजन। प्रोग्राम लर्निंग की बात नहीं की गई थी कि हर चीज एकदम चरण के तहत ही हो। ठीक, बच्चों का नीड है, आवश्यकता है, उनके उसके अनुसार वो हम डिस्कवर करेंगे। चलिए लास्ट है, एच सुलिवान के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व विकास का सही क्रम दीजिए। ठीक है, एच सुलिवान थ्योरी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है उसको बताइए। तो इसमें आप क्या बोलते हैं उसको, खुद से भी मतलब आप इसको बना सकते थे, गैस कर सकते थे। ठीक है, देखिए 100 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या बोल रहा है उसमें, अनुभवों का संगठन यानी एक्सपीरियंस जो है उसको ऑर्गेनाइज करके रखना। दूसरा, पीरियड ऑफ बिकमिंग सोशल, सामाजिक बनने की अवधि, मतलब आपको इसको क्रम देना है कि किस प्रकार व्यक्तित्व हमारा डेवलप होगा
हम पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। ठीक है। अंत व्यक्तित्व संबंधों की पूर्णता, कंप्लीटनेस ऑफ इंटरपर्सन, मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो कंप्लीट हो जाए। जोन ऑफ इंटरेक्शन, ये हमेशा पहला चरण होना चाहिए आपका। जोन ऑफ इंटरेक्शन, जोन मतलब अब आप उस जोन से स्टार्ट ही करेंगे ना, इंटरेक्शन करने वाले जोन से। और लास्ट आपका इंटीमेट रिलेशन दिया हुआ गया, यानी प्रांगण संबंधता, संबंध सॉरी। तो फिर 100 का ऑप्शन नंबर डी है वो उत्तर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अंतः क्रिया का क्षेत्र, जोन ऑफ इंटरेक्शन आपको डिसाइड करना है, यहाँ पे आप ये रहता है। दूसरा अनुभव का संगठन, अब आप किसी से अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं जब, तो आपको जोन ऑफ इंटरेक्शन पता चल गया। अब आप अनुभव को संगठित करते हैं, जो आपकी एक्सपीरियंस है उनको आप ऑर्गेनाइज करते हैं, याद करते हैं। ठीक है ना, कि ऑर्गेनाइज करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, जो आप इतने साल से आपको एक्सपीरियंस है वो उनको संगठित करते हैं। ठीक। दूसरा है सामाजिक, तीसरा है सामाजिक बनने की अवधि। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है सामाजिक बनने की अवधि। लोगों के साथ सामाजिक बनने की, खुद को डेवलप करने की जो अवधि है वो स्टार्ट होती है जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए चीजों का, तभी तो आप उनसे फिर डिस्कशन करेंगे, सामाजिक बनेंगे, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, फिर आप शेयर करेंगे, तो यहां से आपकी अवधि अब शुरू होती है। नेक्स्ट है आपका अंतः क्रिया, सॉरी, प्रांगण संबंध यानी इंटीमेट रिलेशनशिप। अब जब आपके पास अनुभव आ गया, आप सामाजिक बनने लग गए हैं, उसके अगला स्टेप होना होगा कि आप इंटीमेट रिलेशनशिप बन गए, मतलब किसी से बहुत क्लोज हो गए। ठीक है, इंटीमेट रिलेशनशिप आपने बना लिया है बातचीत करके, अब आप उससे क्लोज हो गए हैं। फिर लास्ट आ जाएगा कि उस चीज को खत्म करना, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो। ठीक है, कंप्लीटनेस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यहाँ पे आपका फिर वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका उत्तर है। ठीक। पूरे आंसर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब सिर्फ एक जो आपका बचा था क्वेश्चन वो मैं आपको बता देती हूँ। जो 96th क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने बात किया था, उसका मैं एक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको। बेसिक सा 96 ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रायड के अनुसार मनोयौनिक विकास के किस चरण में पितृ मनोग्रंथि व मातृ मनोग्रंथि विशेषकृत है, किस अवस्था में हो। देखिए उन्होंने अलग अलग अवस्था बताई थी। ठीक है, उन्होंने 5 तरह की अवस्था बताई थी। ये जो उन्होंने बताया था कॉन्सेप्ट, उसके लिए उनको बहुत क्या बोलना चाहिए, उन्होंने झेला भी, बहुत कुछ सुना भी, क्रिटिसाइज किए गए वो इस चीज के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्या था जिसके लिए वो उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रॉइड ने कहा कि जो बच्चा है, एक्चुअली उन्होंने सेक्सुअल हेल्थ को लेके, उस डेवलपमेंट को लेके बात कही थी। देखिए लिखा है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, है ना। तो किस स्टेज में जो किसी भी बच्चे के, या जब वो युवा हो जाता है, तो किस स्टेज में उसका जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है। तो ये आपके लैंगिक अवस्था यानी फैलिक स्टेज में आता है। चलिए सबसे पहले जो उन्होंने अवस्था बताई थी वो क्या थी, इसके हिसाब से आंसर मैंने आपको सी बता दिया है। ठीक, सबसे पहली अवस्था उनके हिसाब से ओरल स्टेज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो एक बच्चे के बारे में इन्होंने बात किया है, बच्चे को लेके ही। ठीक है, चलिए अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि पहला स्टेज जो होता है वो क्या स्टेज है, ओरल स्टेज। ठीक है, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अवस्था। ठीक है, मुख्य अवस्था, इस स्टेज पे बच्चा जो है, जो ओरल अवस्था है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी 0 से 1.5 साल अगेन। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने बात की थी लिबिडो की। अब लिबिडो क्या है, लिबिडो इंग्लिश में हम कहते हैं, इसका मतलब सेक्सुअल एनर्जी। तो हर स्टेज पे उनके हिसाब से जो भी ये एनर्जी है व्यक्ति के डेवलपमेंट में काम आती है, तो उसको उस समय पर उतनी ही एनर्जी यूज होनी चाहिए। अगर उससे कम हुई या ज्यादा हुई तो उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आने लगता है, ये उनका कहना था। दिक्कत होती है, कम हो वो चीज तब भी, ज्यादा हो तब भी। तो जो पहला स्टेज है किसी के भी बच्चे का, उस मुख्य अवस्था, उसमें वो क्या करता है, ओरल स्टेज यानी ओरल प्लेजर लेता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, और च्यू जो भी उसको सामान मिलता है, उसको खिलौना मिलता है, उसको वो चबाने की कोशिश करता है, तो इससे उसको प्लेजर गेन करता है। तो पहला अवस्था उसका क्या हो गया, ओरल अवस्था। दूसरा था उनके हिसाब से, ठीक है, दूसरा था, हिंदी में क्या लिखा है, गुदी अवस्था। ठीक है, एनाल स्टेज। इसमें क्या रहता है, जो सेकंड स्टेज है 18 महीने से 3 साल तक। ठीक है, 18 महीने से, अब 18 मंथ से लेके 3 साल तक रहता है ये दूसरा स्टेज है। ये अनास में स्टोर रहता है, यानी एनएस में स्टोर रहता है। यूरिनेशन, यूरिनेशन, यूरिनेशन। ठीक है, यानी टॉयलेट ट्रेनिंग। इसमें बच्चे को जो टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं, यूरिनेशन है, ठीक है, उसमें वो प्लेजर गेन करता है। ठीक, किस तरीके से कंट्रोल करना है, कब उसको यूरिन करना है, तो इससे रिलेटेड उसको प्लेजर आने लगता है, यहाँ पे स्टोर रहता है उसकी सेक्सुअल एनर्जी। तो इस तरीके से उन्होंने बात की थी। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है ये। तीसरा जो स्टेज था ये फैलिक स्टेज है। ठीक है, ये फैलिक स्टेज है, जो आपका ये उत्तर है इसमें, है ना, लैंगिक अवस्था। अब तीसरा स्टेज क्या कहता है, ये 3 से 6 साल है।
3 से 6 साल तक के लिए। इसमें जो अपोजिट जेंडर वाले जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति बच्चा आकर्षित होता है, ज्यादा झुकाव उनके प्रति होता है। जैसे अगर बालिका है, कोई गर्ल चाइल्ड है, तो उसका अपने पिता, ठीक है, अपोजिट सेक्स वाले जो पेरेंट्स है उसके प्रति झुकाव होगा। और अगर कोई बालक है तो वो अपनी माता के प्रति उसका झुकाव ज्यादा होगा। और ये क्यों होता है उनके हिसाब से, कि वो थोड़ा राइवल समझते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन लाते हैं अपने जेंडर के साथ। जैसे कोई बालक है तो वो पिता के साथ कंपटीशन वाली भावना को देखेगा, और ज्यादा झुकाव किसके प्रति करेगा, अपने अपोजिट जो जेंडर हो, माता के प्रति। और बालिका जो है वो माता से थोड़ा सा राइवलरी या कंपटीशन टाइप करेगी, और झुकाव किसके प्रति होगा, पिता के प्रति होगा। तो उनके हिसाब से ये स्टेज जो फैलिक था उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रा पाया जाता है और ओडीपस पाया जाता है, ओडीपस, ठीक है, ये पाया जाता है इस अवस्था में, फैलिक स्टेज में, ठीक है, यहाँ पे लैंगिक अवस्था में। और वही पूछा है ओडी प्लस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा बच्चियों में होता है, लड़कियों में ये कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा अपने पिता, अपने अपोजिट जेंडर के प्रति, लड़कों के प्रति। और ओडी प्लस लड़कों में पाया जाएगा, ये लड़कों का है, ठीक है। और ओडी प्लस लड़कियों में पाया जाएगा अपने अपोजिट सेक्स के प्रति। और ओडी प्लस लड़कों में पाया जाएगा अपनी माता के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति, ठीक है, ज्यादा झुकाव उनके प्रति होता है। तो ये किस स्टेज में आता है, फैलिक स्टेज में। लास्ट है आपका जेनिटल स्टेज दिया हुआ है। जेनिटल स्टेज आखिरी है आपका, ठीक है। बीच में एक लेटेंसी स्टेज भी आती है जहां बच्चा स्कूल जाता है। फैलिक के बाद लेटेंसी एज आती है 6 से 11 साल या 13 साल तक, जहां बच्चा एक्टिविटी करता है, इंटरेक्शन करता है, तो उसकी एनर्जी पूरी जो है वो उसमें यूज होगी। लास्ट है आपका जेनेटिकल। जेनेटिकल आखिरी स्टेज रहता है, जो पुबर्टी पीरियड यानी 13 साल से लेके आपके पूरे मृत्यु तक, ठीक है, जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलती है। ठीक, चलिए, यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी पार्ट के बारे में बात नहीं की गई है, पूरे आपके उसमें चलती है वो, ठीक है। चलिए, हो गया, तो ये उन्होंने बताया था, ठीक है, फ्रायड ने बताया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा, और मिलते हैं हम जल्दी अपने अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।